बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम कक्षा 12 में अलंकार विषय बिंदु को अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार विषय बिंदु में पूर्व की कक्षा तक हमने यमक और यमक के प्रकार पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लेष। श्लेष अलंकार के प्रकार और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलंकारों से संबंधित प्रश्न जो पूछती है उसमें 2 या 3 तरीके से वो प्रश्न पूछती है। एक प्रश्न साधारण तो होता है जो सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है कि कोई ये अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए, ऐसा प्रश्न वो पूछ लेता है। या कभी कभी क्या करता है, एक एग्जाम्पल लेता है और इस एग्जाम्पल को देकर के वो प्रश्न पूछता है कि उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है। यदि विद्यार्थी उस अलंकार के उदाहरण को पढ़ते हैं और उन्हें पता होता है तो फिर वो उसकी व्याख्या दे पाते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं। तो 2 तरीके का ये मेथड है। तीसरा मेथड यदि आता है तो वो कहीं ना कहीं 2 अलंकार लेकर के दोनों में अंतर बता देता है कि यमक और श्लेष में क्या अंतर है। तो प्रश्न 3 तरीके के हैं, 3 प्रकार से वो प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न तो वो पूछता है उसकी डायरेक्टली परिभाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। दूसरा वो उदाहरण देता है और फिर पूछता है कि उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए। तीसरा दोनों में कंपैरिजन करता है कि यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है, ऐसा भी वो प्रश्न पूछता है। तो यमक तक हम पढ़ चुके थे, आज हम श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार क्या है मैं बता देना चाहता हूं कि जब वाक्य में एक शब्द या शब्दों का अनेक अर्थ निकलता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अभिप्राय यह है कि श्लेष जो है वो कहीं ना कहीं एकाधिक अर्थ देने वाला शब्द वहां प्रयोग में आता है। यदि श्लेष की बात करें तो ये संस्कृत की श्लेष धातु से बना है, श्लेष धातु से इसका निर्माण हुआ है और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। श्लेष जो है उसका अर्थ होता है चिपका हुआ। ये श्लेष जो है वो श्लेष धातु से मिलकर के बना है। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि श्लेष शब्द जो है वो श्लेष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जब काव्य या काव्यांश में एकाधिक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार एकाधिक शब्दों का मतलब एक से अधिक अर्थ देने वाले। जैसे आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, उदाहरण में लिखा कि रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। एक प्रसिद्धि प्राप्त उदाहरण आपने पढ़ा होगा। ये उदाहरण मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको बताया है। इस उदाहरण को यदि आप देखते हैं तो यहां शाब्दिक आवृत्ति जो हुई है, शब्द जो आया है पानी पानी पानी, 3 बार पानी शब्द का आया, अर्थात शब्द की आवृत्ति तो बार बार हो रही है। हर बार इसका अर्थ नहीं बदल रहा है, अर्थ इसके अनेक निकल रहे हैं। जैसे यमक में तो क्या होता है, शब्द बार बार आता है और अर्थ हर बार अलग होता है, लेकिन यहां भी अर्थ यही 3 बार निकल गया, यहां भी 3 अर्थ निकल गए और इसके भी 3 अर्थ निकल गए। वहां क्या होता है, इसका अर्थ अलग होता है
और इसका अर्थ अलग होता है। तो देखिए उदाहरण में देखते, रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कह रहे हैं पानी रखना चाहिए। पानी का मतलब अलग अलग संदर्भ में, मोती के संदर्भ में अलग है, मनुष्य के संदर्भ में अलग है, और चून के संदर्भ में, आटे के संदर्भ में अलग है। रहीम ने पानी तो शब्द एक लिया, लेकिन अर्थ तीनों को मिला करके कहा। जैसे तुलसीदास जो हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने अपने काव्यांश में कहा कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली यानी केला, सीप भुजंग मुख, सेम बता रहा हूं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति गुण बूंद गुण तीन। स्वाति की जो बूंद है वो एक बूंद है और उसके तीन गुण हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, जैसी संगत में आप बैठेंगे तैसो ही फल दीन। जैसे मैंने एक उदाहरण याद दिया, दूसरा उदाहरण मैं आपको लिख करके बताऊंगा। पहले उदाहरण की बात करते हैं, मनुष्य मोती के संदर्भ में पानी का बड़ा महत्व है। सीप में जब पानी जाएगा तो ही मोती का निर्माण करेगा, तो मोती के लिए पानी की आवश्यकता है। इसलिए रहीम ने कहा कि मोती की बात करते हैं तो पानी रखना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए। बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब शून्य है। ना तो मोती बिना पानी के बनेगा, ना मनुष्य। अब मानस के लिए पानी क्या है आप देखिएगा, पानी का मतलब क्या, पानी है इज्जत, लाज, लज्जा। अब स्त्री के लिए पानी क्या है, लज्जा है। मनुष्य के लिए इज्जत है। जैसे यदि मनुष्य की इज्जत खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है, मनुष्य की इज्जत जो है वो बेइज्जत हो जाता है, तो लोग कहते हैं वो पानी पानी हो गया। पानी का मतलब मनुष्य के लिए इज्जत है। चूने का महत्व भी पानी से ही है, तो पानी रखना चाहिए। बिना पानी के सब शून्य है, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। पानी गए न ऊपरे, और इन तीनों चीजों से यदि पानी चला जाए तो इनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा रहीम जी ने कहा। यही बात तुलसीदास ने कही थी कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति स्वाति एक गुण तीन। यहां यदि व्याख्यात करें कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। आप देखिएगा कि स्वाति की एक बूंद है, स्वाति का एक बूंद, लेकिन उसके गुण क्या है, तीन है। कदली में, कदली जो है उसमें यदि स्वाति की बूंद गिर जाती है तो कदली को क्या बना देती है, कपूर बना देती है, सुगंधित पदार्थ बना देती है। केले में यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिर जाती है बरसात की, तो कदली को कपूर बना देती है। सीप में गिर जाती है तो वो मोती बना देती है, और सांप के मुख में यदि वो गिरती है तो वो प्राणघातक विषदायक विष जो है प्रकट कर देती है। सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाने मात्र से वो भयंकर जहरीला है। यदि उसकी बूंद वो अंदर नहीं गिरती तो सांप जो है कभी जहरीला नहीं होता। तो कहते हैं कि एक बूंद में तीन कमाल, अर्थात यही तो श्लेष है कि एक शब्द रहेगा और चिपक करके अर्थ अनेक निकलेंगे। जैसे कहते हैं ना, गले में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में श्लेष। श्लेष का मतलब होता है अपने जो टॉन्सिल होते हैं उनका चिपकना। वही मैं कह रहा हूँ, श्लेष शब्द से बना है। श्लेष का अर्थ ही चिपकना होता है। चिपकने का मतलब गले से जब गला जाकर के चिपक जाता है तो अनेक प्रकार की व्याधियां आती है, पानी निकला नहीं जाता, बुखार आ जाती है, अनेक प्रकार की आ जाती है। वैसे ही क्या होता है, यदि अलंकारों की बात करें ना श्लेष में, तो शाब्दिक शब्द तो एक होगा, लेकिन शब्द के एकाधिक अर्थ निकलेंगे, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, इसलिए इसको श्लेष अलंकार कहा। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण मैंने आपको
बताए हैं, 2 उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया। अब मैं इनको आगे यदि हम पढ़ते हैं तो श्लेष के प्रकार कितने हैं, देखिएगा कि श्लेष के कितने प्रकार हैं। श्लेष के 2 प्रकार हैं, श्लेष के 2 प्रकार बताए गए हैं। और 2 प्रकारों की बात करें तो पहला श्लेष अलंकार होता है जिसको कहा गया अभंग। वही वाली बात है जो मैंने आपको यमक में बताया था, वैसे का वैसा मैंने आपको श्लेष में बताया है। करना कुछ भी नहीं है। अभंग का मतलब जो भंग ना हो, जिसके टुकड़े नहीं हो, ऐसा अभंग जो है वो अलंकार जो है श्लेष का एक प्रकार तो होता है अभंग, और दूसरा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में क्या होता है कि शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ निकाला जाता है। शब्द के टुकड़े किए बिना ही, शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ निकाला जाए वो अभंग श्लेष अलंकार होता है। जबकि सभंग में क्या होता है, टुकड़े निकाल करके अर्थ निकाला जाता है, शब्द के टुकड़े करके दोहरे अर्थ निकाले जाते हैं, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि उदाहरण में देखिए कि जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां उदाहरण मैं आपको अभंग का उदाहरण लिखवा रहा हूं कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय, तहां रस नहीं। देखिएगा, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। ये सब जानते हैं कि जहां गांठ है वहां रस नहीं है। यहां यदि आप शब्दों को देखते हैं तो शब्द जो है एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों के अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ के अलावा भी अनेक है। ये कहता है कि जहां गांठ, यदि सामान्य अर्थ निकालते हैं तो गन्ने की गांठ के बारे में बताया है कि गन्ने की गांठ जहां होगी, और गांठ जहां गन्ने की है वहां रस नहीं होता, अर्थात मीठा पेय पदार्थ नहीं होता। मीठा पेय, तो मैंने एक अर्थ साधारण बताया। अब श्लेष का अर्थ समझते हैं तो जहां गांठ है अर्थात जहां वेर आ गया, शत्रुता आ गई, वैमनस्य आ गया, जहां जो है मन कुंठित हो गया, या यूं कहूं तो मतभेद यदि जहां है, जहां मतभेद होगा वहां रस यानी प्रेम नहीं होगा। कि जहां मतभेद आ गया, मनभेद आ गया, वेर आ गया, वैमनस्य आ गया, या मतभेद की स्थिति है, व्यक्ति का मन कुंठित है, तो वहां प्रेम की आवृत्ति या प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा। प्रेम का प्रादुर्भाव तो कब होता है, जब गांठ विहीनता होती है। आप देखिएगा कि गन्ना जो होता है इसके मध्य में एक गांठ होती है। आपने देखा होगा कि इन दोनों जो है हिस्सों में रस मीठा जो है वो होता है, लेकिन इस गांठ में रस नहीं होता। तो यहाँ गांठ का संबंध क्या बताया कि गन्ने की गांठ एक अर्थ निकलता है, लेकिन श्लेषार्थ निकालते हो तो दूसरा अर्थ निकलता है जिसमें वेर और मतभेद है। यदि रस की बात करते हो तो मीठा पेय और प्रेम की बात आती है। ये जो है कहीं ना कहीं अभंग श्लेष का उदाहरण है। मैंने शब्द को नहीं तोड़ा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। अभंग में नव जीवन दो घनश्याम, नव जीवन दो घनश्याम। देखिएगा, सामान्यतः अर्थ यदि गोपिकाओं के दृष्टिकोण से किया है तो उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव को उन्होंने कहा कि नव जीवन दो घनश्याम। एक अर्थ इसका क्या निकला, भगवान श्री कृष्ण हमें, हे श्री कृष्ण हमें नया जीवन प्रदान कीजिए। यदि दूसरी अर्थ की बात कर रहे हैं तो हे बादल, बादल भी कौन है, नव जीवन देने वाले, नव जीवन देने वाले भी बादल हैं।
इसलिए यहाँ घनश्याम के भी दो अर्थ निकलते हैं। ये सामान्यतः मैंने आपको अभंग श्लेष अलंकार के उदाहरण बताए। अब मैं आपको बात करता हूँ सबंग। सबंग की बात करते हैं तो एक शब्द को जब तोड़ करके अर्थ बताए जाते हैं, शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अनेक निकलेगा। ये उदाहरण देखिएगा कि जब सबंग श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द को भंग करके उसके टुकड़े करके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, वहां सबंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबिरन को ढूंढे फिरे कवि कामी अरुचोर। सुबिरन को ढूंढे फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। कौन कौन ढूंढता है? कवि भी, कामी भी और चोर भी। कैसे? सुवर्ण का हमने टुकड़े करके अर्थ निकाला। पहला अर्थ निकला सुवर्ण का मतलब स्वर्ण। स्वर्ण को कौन ढूंढता है? चोर स्वर्ण को ढूंढता है। जहां सोना होगा वहां चोर पहले पहुंच जाएगा। सुवर्ण अच्छे अक्षरों को कौन ढूंढता है? अच्छे अक्षरों को, अच्छे शब्दों को, अच्छे शब्दों का चयन कौन करता है? अच्छे वर्णों का चयन कौन करता है? कवि जो है वो अच्छे शब्दों का चयन करता है। कामी वर्ण कहते रंग को। अच्छा रंग किसको भाए? वो कामी कहलाए। जिसको अच्छा रंग भाए वो कामुक व्यक्ति कहलाए, कामी व्यक्ति कहलाए। मान लीजिए जो कामी है उसके मन में भाव क्या है? उसे अच्छी पत्नी मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा रंग वाली पत्नी मिले, ये उसकी कामना है। तो कामी को अच्छा रंग अच्छा लगता है, ऐसा ही शब्द है। एक ऐसे ही बात करें कि को घटी वृषभानुजा जो हलदर के वीर। वृषभानुजा एक शब्द मैंने आपको लिखाया, वृषभानुजा। यदि इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काव्यांश आता है कि को घटी के वृषभानुजा वो हलदर को वीर। तो यहाँ यदि शब्द तोड़ेंगे तो पहला शब्द बनता है वृषभानु जा। वृषभानु की जाई कौन? राधा। वृषभानु की पुत्री, जाया कहते पुत्री को, वृषभानु की पुत्री। और दूसरे शब्द को तोड़ करके अर्थ निकालोगे विद्यार्थियों तो आता है वृषभ अनुजा। वृषभ कहते हैं बेल, अनुजा कहते हैं बहन को। वृषभ की छोटी बहन कौन? अर्थ निकलता है गाय। इस तरीके से शाब्दिक अर्थ निकला। हल को धारण करने वाले बलराम, एक अर्थ बलराम आया, दूसरा अर्थ क्या आया? बेल। तो इस तरीके से काव्य में क्या होता है कि शाब्दिक जो है आवृत्ति एक बार हो, अर्थ एकाधिक निकले, वहां भी सबंग श्लेष अलंकार होता है। मैं एक दो उदाहरण इसका आपको और लिखवा देता हूं, उसके बाद ये श्लेष अलंकार पूरा होता है। श्लेष के बाद हम अगला अलंकार अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा संतत सुरानीक, संतत सुरानीक हित जेही। यहां ये शब्द है सुर प्लस अनीक। आपने संधि पढ़ी होगी, संस्कृत वाले गुरु जी ने पढ़ाई थी संधि, तो आपने पढ़ी होगी सुर प्लस अनीक। यहां ए और ए मिलकर के आ बना। अर्थ क्या निकला? सुर कहते हैं देवता को और अनिक का मतलब होता है सेना, देवताओं की सेना। दूसरा अर्थ निकालते हो तो सुरानीक। सुरा कहते हैं गर्दन को, नीक कहते हैं सुंदरता को। दूसरा यदि कहते हो नीक का मतलब होता है अच्छी और सुरा का अर्थ होता है शरा। तो शब्द एक है और अर्थ अनेक है। इस तरीके से काव्य जो है उसमें श्लेष होता है। एक बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है कि अजो तर्यो ना ही तर्यो, अजो तर्यो ना ही तर्यो श्रुति सेवक इक रंग। बिहारी ने ये दोहा लिखा
कि नाक बास बेसरी लियो, नाक बास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। ये एक दोहा बिहारी का है, उसमें भी श्लेष की बाहुल्यता उन्होंने बताई है, श्लेष की व्याख्या उन्होंने की है। इस प्रकार आज हमारा ये श्लेष अलंकार पूरा होता है। कल हम जो है उपमा अलंकार की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।